नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसकी हेडिंग आपने देखी होगी कि रीट परीक्षा की ऐसी तैयारी कि जीवन में दोबारा कभी रीट का एग्जाम नहीं देना पड़े। तो मित्रों, तैयारी करो रीट की तो ऐसी तैयारी करो कि जब भी भविष्य में आपको एग्जाम देना पड़े तो इससे आगे के लेवल के एग्जाम दो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, एक बार आपका रीट के अंदर ही एक बार में सिलेक्शन हो जाए। ऐसी तैयारी करो कि एक बार में सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं हो कि बार बार हमेशा रीट के लिए ही एग्जाम देना पड़े। ऐसी दमदार तैयारी कि एक बार के अंदर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। भविष्य में कभी एग्जाम देना हो तो इससे आगे के लेवल के ही एग्जाम दो। तो आज उसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि कुछ कौन से महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। 4-5 दिनों से कुछ विद्यार्थियों ने कुछ पॉइंट पूछे कि सर हम इसमें किस प्रकार से करें या कैसे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं तो उनके बारे में आपको बता रहे हैं। और पूरी ईमानदारी से पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उस पर भी क्लिक करें। और पास में एक बेल आइकन और बना होता है, उस पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह आपकी सुविधा के लिए है कि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रीट, आज हम स्पेशली रीट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहला बिंदु यह है कि सबसे पहले तो आप यह विश्वास रखें कि आपका भी सिलेक्शन 100% हो सकता है, क्योंकि जिनका होता है वो भी आप में से ही होते हैं। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास में किसी स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हम तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं हो पा रहा है कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। देखिए मित्रों, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर, कई बार मैं, मान लो आप किसी से पूछो कि क्या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो अंदर से विश्वास नहीं होता। और वो विश्वास क्यों नहीं होता? विश्वास हमेशा आता है मेहनत से। आप जितना हार्डवर्क करेंगे सही दिशा में, जितना अपने आप को मेहनत के अंदर आग की तरह तपाओगे, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन इस बार 100% होगा। कोई कारण ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो। तो ये विश्वास अंदर आना बहुत जरूरी है। और ये विश्वास हमेशा आता है आपकी तैयारी से, आपकी मेहनत से। सही दिशा में जम के जब आप मेहनत करते हैं, थोड़े ही दिन में, 15-20 दिन के अंदर अंदर ही आपके अंदर यह विश्वास आने लग जाएगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों, एक छोटी सी कहानी है, मैंने कहीं देखी थी, पढ़ी थी और मुझे अच्छी लगी वो। एक बार बस में एक व्यक्ति सफर किया करता था और बिल्कुल हट्टा कट्टा भीम की तरह। कोई बाहर की कहानी थी, किसी बुक के अंदर, फॉरेन की कोई कहानी है। तो अब जो ही वो बस में चढ़ता तो बस का जो कंडक्टर है वो, अब जो अब ये जो कंडक्टर है ये बिल्कुल पतला सा था, छोटा सा, मुर्दासार। तो ये जो ही उसको बोलता कंडक्टर, टिकट, तो उस आदमी का नाम जैसे मान लीजिए टॉम है, तो टॉम आंखें दिखाते हुए उसको कहता, टॉम कभी टिकट नहीं लेता। इस बेचारे की दोबारा हिम्मत ही नहीं होती कि उससे पूछे, कहीं कहीं ये पिटेगा ये। एक दिन निकला, दूसरा दिन फिर वही कंडक्टर फिर इससे पूछता, टिकट, तो फिर वही आदमी बिल्कुल आंखें दिखाते हुए, टॉम कभी टिकट नहीं लेता। 2 बार निकले, 3 बार निकले। अब इस कंडक्टर का स्वाभिमान बिल्कुल ही खत्म होने लग गया कि ये क्या बात हुई, रोज जब भी जाते हैं और हमारा हक है और हमें आंखें दिखा के कहता है कि टॉम कभी टिकट नहीं लेता। अब इसने, जब इसका इस तरह से स्वाभिमान डाउन होने लग गया, आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म होने लग गया कि क्या जीवन है, इस तरह से धमका रहे, इस कंडक्टर ने कई दिनों के लिए ले ली छुट्टी और चला गया यहां से। अब उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं भी कुछ हूं। और अब उसने जम के एक्सरसाइज करनी शुरू की, खूब जम के एक्सरसाइज करता, जिम विम कर ली, शानदार बॉडी बना ली। 20-25 दिन बाद में, दमदार मेहनत करने के बाद में, अब उसमें कुछ आत्मविश्वास आ गया कि हाँ, अब अगर मुझे वो कुछ कहेगा भी तो मैं कुछ तो सामना कर सकता हूं। और अगली बार फिर कंडक्टर बस में आया और वही आदमी फिर चढ़ा। कंडक्टर उसको कहता, टिकट, तो टॉम ने फिर कहा, टॉम कभी टिकट नहीं लेता। पहली बार कंडक्टर ने उसी आत्मविश्वास से गरजते हुए पूछा, क्यों? पहली बार उसने पूछा क्यों, तो जो टॉम था उसको भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे, इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। फिर टॉम ने कहा, क्योंकि टॉम के पास पास बना हुआ है। आप समझे इस चीज को
कि समस्या कभी भी उतनी बड़ी नहीं होती जितना आप दूर से सोचते हो। एक स्टेप और आगे चलो, वो समस्या बहुत साधारण है। टॉम टिकट क्यों नहीं लेता था? क्योंकि उसके पास पास बना हुआ था। टॉम तो यूं ही मजे ले रहा था कि ये क्या कहता है, कुछ और आगे करेगा तो वो दिखा देगा मेरा तो पास बना हुआ है, मुझे टिकट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं। पहली बात तो कि कोई भी समस्या उतनी बड़ी कभी नहीं होती जितना दूर से देखने पर आपको वो लगती है। और दूसरी बात, इस कंडक्टर में वो आत्मविश्वास कहां से आया? उसकी मेहनत से। यही चीज एक विद्यार्थी के साथ में है। जब आप दमदार तरीके से मेहनत करेंगे तो कोई कारण ही नहीं कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास ना हो। दूसरी बात, तैयारी ऐसी करो कि खुद की तरफ से कोई कमी ना रहे। मित्रों, आप जब तैयारी करते हैं तो अपनी ओर से कमी ना रखें। पेपर आप देखते हैं कई बार कि पेपर कहते हैं, सब कहते हैं कि पेपर हार्ड आ गया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? कई लोग ये कहते हैं कि पेपर जैसे मान लीजिए हार्ड आ गया, बाल विकास जो है वो थोड़ा मुश्किल आ गया, तो वो मुश्किल किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। पेपर सरल पूछा जाएगा तो वो उन सभी 10-12 लाख विद्यार्थियों के लिए है, और अगर हार्ड होगा तो वो उन सभी 10-12 लाख विद्यार्थियों के लिए है। वही 30-31 हजार सीटें जो है वो फिर भी भरी जाएगी, चाहे पेपर हार्ड हो और चाहे पेपर सरल हो, वो सीटें तो फिल होगी। इसलिए आप कभी तैयारी करें तो अपनी ओर से कोई कमी ना रखें कि हम हमारी ओर से कोई कमी रखें। अब कुछ और बिंदु है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, रीट के बारे में आप जानते हैं, आपके 150 क्वेश्चन हैं। 30% जो हैं वो बाल विकास के हैं, 30-30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके भाषा के हैं, और इन भाषा के अंदर भी प्रश्न 15% आपके व्याकरण के होते हैं, 15-15, और लगभग 15-15% जो है वो आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित होते हैं। और बाकी के जो 60 क्वेश्चन हैं वो एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए जीके से संबंधित होते हैं, 10 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित, और बाकी जो साइंस के विद्यार्थी हैं वही 30 साइंस के, 30 मैथ के, और रीट लेवल फर्स्ट के जो है 30 पर्यावरण के और 30 आते हैं मैथ के। मित्रों, इन चीजों को, ये चीज मैंने आपके सामने क्यों लिखी है, ये आप भी जानते हैं कि आपके सिलेबस है, आपका क्या सिलेबस है, लेकिन फिर भी ये क्यों? क्योंकि जो पात्रता परीक्षा है ये तो सबके लिए फिक्स है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। ये चीज लिखने का कारण ये है कि कई बार विद्यार्थी सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि इसमें वो एक सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। जैसे या तो बाल विकास पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बाल विकास पर ही ध्यान देंगे कि बस यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। या फिर कोई भाषा पढ़ रहे होंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं, वो हिंदी हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत है संस्कृत ही संस्कृत पढ़ेंगे, एसएसटी है तो फिर वो या तो फिर जीके ही जीके पढ़ेंगे। मित्रों, पात्रता परीक्षा जो अभी है तो उसमें आपके सबका बराबर रोल है। बाल विकास आप चाहे कितना भी पढ़े, क्वेश्चन तो 30 ही आएंगे, वहां 31 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। भाषा के आपके 30 ही आएंगे, दूसरी भाषा के भी 30 ही आएंगे, और जो ये है इसमें आपके 60 आएंगे। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को बराबर महत्व देना है। इजी पर्सन जो होता है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। क्वेश्चन कोई हार्ड है, मान लीजिए कोई मुश्किल है, तो उसमें कुछ विद्यार्थियों का सही होगा, अधिकतर का गलत होगा। लेकिन आसान क्वेश्चन जो है, और अगर वो आपका गलत हो गया, उस क्वेश्चन की भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो लगभग सबका सही होता है। अब जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? चेतक है। या जैसे मान लीजिए लास्ट बार हाथी का या जो भी नाम पूछा, राम प्रसाद की हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद। अब जो लोग इनमें भी गलत कर आए, तो फिर ऐसे गलत क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो उनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगभग विद्यार्थी के सही होते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपका आसान क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हर सब्जेक्ट को बराबर महत्व दें। तीसरी बात, आप भाषा के अंदर जैसे कई बार विद्यार्थी व्याकरण व्याकरण पढ़ता है, जबकि इसमें शिक्षण विधियों का भी उतना ही बड़ा रोल है। और शिक्षण विधियां मित्रों तैयार करना दुनिया का सबसे आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है शिक्षण विधियां। आप प्रैक्टिकली उनको अपने आप पे फील करके देखें कि आप खुद बच्चे हैं, आप शिक्षक हैं, आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करेंगे। कुछ विधियों के नए नाम होंगे जो आपने हो सकता है कभी नहीं पढ़े हो, बीएड वगैरह किए हैं तो पढ़े तो होंगे ही, लेकिन फिर भी मान लो नहीं पढ़ा, तो भी आप जो भी पढ़े उनको प्रैक्टिकली करके देखें। और शिक्षण विधियों में कोई, सब में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चीज निकल के लास्ट में वही आएगी कि 2+3 कि 2+4 है, ये बराबर भी 6 है, और 3+3 बराबर भी 6 होते हैं। तो वही चीज है, शिक्षण विधियां लगभग जो सब्जेक्ट की है, अलग अलग शिक्षण विधियां भी, उनका निचोड़ एक ही निकलेगा। तो आप व्याकरण पढ़ते हैं तो इस व्याकरण के साथ में शिक्षण विधियों को भी बराबर महत्व दें। आप जानते हैं शिक्षण विधियां 15 शिक्षण विधियां ये होगी,
और भी आपके एसएसटी कार इनमें आए पढ़ेंगे आप। मैथ है किसी के उसमें है, साइंस है उसमें है, शिक्षण विधियां आपके सब में है। तो इनको भी बराबर तैयार करें और बहुत अच्छे से तैयार करें। तो ये आप समझ गए चीज कि किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है और केवल एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं पढ़ना है, क्योंकि अंत में फायदा जो आपको पहुंचाएगा वो कंप्लीट पेपर ही पहुंचाएगा। क्वेश्चन 150 आएंगे, कोई 150 क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आधे कर दिए, आधों की आपने तैयारी नहीं की। क्योंकि हर गलती अपनी कीमत वसूलती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी मिस्टेक हुई तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको और बता दूं एक बार कि बाल विकास के लिए, तो बाल विकास के लिए जैसे यहां हमने रीट के समय लास्ट ईयर वीडियो बनाए थे, 60-65 वीडियो हैं, वो तो एक प्रकार से सार है, निचोड़ है इनका, कि बेसिक बेसिक आपके फैक्चुअल चीजें पॉइंट सब आ गए उसमें। लेकिन अब उसके अलावा और आपको क्या करना है, तो अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उसमें। जैसे आपको कुछ अच्छी किताबें बताई थी मैंने कि एनसीईआरटी की किताबों में से जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। अब एनसीईआरटी ऐसे नहीं है कि पहले पेज से लग गए लास्ट तक खत्म कर देंगे, और केवल एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलेगा। मैं जैसे जिस तरह से कई विद्यार्थियों के कमेंट वगैरह देखता हूं, तो उनके बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको और क्या क्या पढ़ना होता है। हालांकि रीड के लिए बुक्स कौन सी पढ़ें ये मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना दिया था, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरा ही डिटेल में बता रखा है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में से जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको पढ़ें। इसके अलावा आप जैसे ऑनलाइन वीडियोस हैं जैसे हमारे हैं, इसके अलावा आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ उपलब्ध है। तो जहां भी आपको बाल विकास के लिए अच्छे वीडियो, अच्छा कंटेंट मिलता है, उन वीडियोस को, कुछ वीडियो को करें सिलेक्ट। और ऐसा नहीं है कि कोई सा चैनल है उसका वीडियो 10 मिनट, दूसरे का 15 मिनट, किसी का 10 मिनट, किसी का 12 मिनट, कोई भी वीडियो आप पूरा नहीं देखें, ऐसा नहीं करना है। किसी का भी वीडियो देखें, सीरीज में देखें और कंप्लीट वीडियो देखें जिनमें कंटेंट अच्छा खासा दे रखा हो, तो उस वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद में एनसीईआरटी की किताबें हैं, उसमें से जो टॉपिक आपके सिलेबस में हो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सारा सिलेबस कवर नहीं करेगी आपका, 30 से 40% सिलेबस कवर करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऑथेंटिक किताबें भी बताई थी, पीटी पाठक की किताब आती है, और ये जैसे मंगल की किताब आती है जो स्पेशली साइकोलॉजी के लिए होती है, बाल विकास के लिए, 800-900 पेज की। उनमें से जो भी आपको ठीक लगे, या ये नहीं भी आप पढ़ना चाहें तो मार्केट से आपके कोई शिक्षक हैं या किसी की गाइड आती हो जिन्होंने आपको बताई हो कि हाँ ये बढ़िया है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और पिछले वर्षों के जो अलग अलग परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट हैं, पिछले वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करें आप बार बार, तब जाकर के आपका इतना शानदार तैयार हो जाएगा कि आप 30 में से 24-25 क्वेश्चन तो आराम से सही कर पाएंगे। तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। व्याकरण के साथ साथ शिक्षण विधियों पर विशेष बल, ये मैं आपको बता चुका हूं। कुछ लोग जैसे व्याकरण पढ़ते हैं, आप जैसे संधि है, अब वो संधि ही पढ़ेंगे 1 महीना तक। भाई क्वेश्चन तो आपके फिक्स है ना, 2 या 3 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन आएगा उसमें से, बाकी टॉपिक को लोग इग्नोर करते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर आपने इग्नोर किया तो फिर वो समझ लीजिए कि वो आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है। तो व्याकरण के साथ साथ आपको शिक्षण विधियों पे भी पूरा बल देना है। मैं आपको बता चुका हूं कितना बड़ा रोल है शिक्षण विधियों का। कुछ वीडियो यहां पर हैं इस चैनल पर भी, और कुछ के शिक्षण विधियों का मैं और सोच रहा हूं कि शिक्षण विधियों के कुछ मैटर जो अच्छा कंटेंट, वो डायरेक्ट जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्योंकि पढ़ें तो उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए। तो कुछ और बना देंगे, और बाकी और भी बहुत है। अब आते हैं एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, पिछले 4-5 महीनों से कह रहा हूं, और यहां कंटिन्यू चल रही है। 6ठी से 10th क्लास तक की आरबीएससी या एनसीईआरटी की जो एसएसटी की किताबें हैं, और साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं तो वो उनकी जो साइंस की किताबें हैं मैथ की, वो पढ़ें इन्हीं क्लास की। एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं, 6 से 10th की आरबीएससी या एनसीईआरटी की किताबें जो भी आप पढ़ना चाहें, और आरबीएससी की किताबें हैं। अब कई लोग इसमें कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी यहां लागू हो रही है तो सिलेबस पेपर कहां से आएगा। देखिए आप इनका कंटेंट देखिए एक तो, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बार वही विद्यार्थी पूछेगा जिसने ना तो इन किताबों को देखा है ना इन किताबों को देखा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें जो पहले आया करती थी 5 से 7 साल पहले तक, उनमें मैटर में काफी बदलाव था। लेकिन उसके बाद जो आरबीएससी पिछले वर्षों में यहां लगी है, और जो अभी आरबीएससी की किताबें हैं उनमें
और एनसीईआरटी की किताब में कोई बहुत चेंज नहीं है, 19-20 का अंतर है। आप आरबीएससी की किताबें भी मेरे साथ साथ अगर पूरी ईमानदारी से करते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों को रिवाइज करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। एक किताब दमदार तरीके से कर लीजिए। और कई जैसे कई रहते सर क्वेश्चन कहां से आएंगे, अगर क्वेश्चन, भाई वो चीज थोड़ी बदल जाएगी, मौर्य काल है, मैटर थोड़ी बदल जाएगा, वो कुछ एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा बदल जाएंगे इसमें। आपका सिलेबस देखिए कि एसएसटी क्या है, आपको एक बेसिक मजबूत अपनी नींव तैयार करनी है, तो वो आप कोई सी भी पढ़ें, आरबीएससी की चली रही है। इसके अलावा 11वीं 12वीं में जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं जीके की, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनमें जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन टॉपिक को आपको पढ़ना है। 6 से 10th एसएसटी की 5 किताबें अगर आपने दमदार तरीके से कर ली, 6, 7, 8, 9 और 10th, तो आपको 11वीं 12वीं की किताबों में उन टॉपिक को पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू एग्जाम कोई एक गाइड, जैसे मान लीजिए आपका रीट का एग्जाम है तो रीट के लिए कोई भी एक गाइड हो जिसमें प्रॉपर रीट के तरीके से सारा सिलेबस को एक साथ दे करके और समराइज किया हो, एक साथ दे दिया गया हो, तो वो आपकी थोड़ी सुविधा ये रहेगी कि उसमें सारा मैटर एक साथ आ गया, कुछ चीजें कोई पॉइंट रह गया हो तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए। लेकिन अगर आप 6 से 10th की किताबों को टिप्स पर कर लेते हैं तो आपके ना तो 11वीं 12वीं को पढ़ने में तकलीफ आएगी और ना ही किसी गाइड को पढ़ने में तकलीफ होगी, क्योंकि कंसेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर हैं। और अभी जैसे कुछ विद्यार्थियों ने ऐप में, जैसे जिन्होंने टेट सीरीज ज्वाइन कर रखी है कुछ ने, अभी 2-4 दिन पहले कमेंट आया, उसमें एक स्टूडेंट ने ये कहा कि सर आपने कई दिन पहले ये कहा था कि अगर आप एसएसटी के 6 से 10th की किताबें अगर पूरी ईमानदारी से और इन चीजों को टिप्स पे करते हैं तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप अंदाज के बल पर उसको सही कर देंगे। रीट में वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अब वो चीज हमसे सर हो रही है, अब 4-5 महीने बाद अब वो चीज जो है वो फल देना शुरू कर रही है। कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए हमारा थोड़ा बहुत सुना हुआ भी है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो भी हमारा जो अंदाज लगता है, हम जो गैस करते हैं उससे संबंधित, वो हमारा बिल्कुल सही होता है। वो अंदाज, वो गैस लगेगा कब, वो तुक्का नहीं है, उसको तुक्का नहीं कहते कि आपको एक दो में कंफ्यूजन है फिर भी आप, वो तुक्का नहीं है। वो तुक्का तो ये है कि किसी को कुछ भी नहीं आ रहा, एक पे कर दिया और वो सही हो गया, वो तुक्का है। लेकिन आपने जो ये मेहनत की है, ये वाली, इस मेहनत के बल पे क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी हो रहा आ रहा होगा तो भी आप उसको सही कर पाएंगे। तो ये चीज है सबसे महत्वपूर्ण। इनको टिप्स पे कर लें आप एक एक चीज को। और रिवीजन बाद में है, एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनका भी रिवाइज करवा देंगे यहां पे। मैं तो पढ़ाने को तैयार हूं, सामने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ही पढ़ रहा हूं और मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो फिर उस चीज का क्या मतलब है। मैं तो बहुत कुछ पढ़ाने को तैयार हूं, आप पढ़ने को तैयार हो नहीं हो। जो किताबें आरबीएससी के अपलोड कर रहे हैं वही कुछ एक ही हैं विद्यार्थी, 4-5 हजार हैं जो कंटिन्यू, जो बहुत मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। सबको शॉर्ट में चाहिए, तो शॉर्ट में चाहिए तो वही बात है, फिर नई वैकेंसी के बारे में पूछो, नई वैकेंसी कब आएगी। एक बार की दमदार तैयारी, और मैं आपको ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि ये सब प्रैक्टिकली की हुई चीजें हैं। आप एक बार इनको दमदार तरीके से पढ़ लो, आप एक बार दमदार तरीके से टिप्स पे रिवीजन घोट लो इनको, फिर उसके बाद आप कोई पेपर करो या जो भी है एक गाइड एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ लो, फिर आप पेपर करके देखना किसी भी एग्जाम के। मैं केवल रीट की बात अब नहीं कर रहा, आप चाहे पटवारी का करके देख लेना, पुलिस का देख लेना, आरएस परी का भी करके देख लेना, आप बहुत अच्छा स्कोर उसमें कर जाओगे। क्योंकि वही बात है कि हर मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट भी मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से आपको इस आज के वीडियो से फायदा हुआ होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि जीवन में एक बार तो 6 से 8 महीने आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप लाइफ में कभी भी करो, चाहे 20-22 साल की उम्र में करो, चाहे 25 में करो, चाहे 28 में करो, चाहे 30 में करो, कभी ना कभी आपको एक बार तो 6 से 8 महीने तक जम के मेहनत करनी पड़ेगी। और अधूरी तैयारी है तो हर बार वो तैयारी अधूरी है। एक बार जैसे किसी ने 25% तैयारी की, दोबारा भर्ती आई तब 30% कर ली, फिर अगली बार थोड़ा कम हो गए, फिर 25% तक की तैयारी कर पाई, इससे आगे बढ़े ही नहीं और हर बार एग्जाम दे रहे हैं। और एक बार में भी मान लो जिसका नहीं हुआ, 25% थी, लेकिन दोबारा उसने बहुत जम के तैयारी की और 70 से 75% की तैयारी कर ली, 80% की तैयारी कर ली, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्वयं मूल्यांकन भी करते रहें आप। और एक बिंदु और है मित्रों,
जुनून विद्यार्थी के अंदर होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि एक आग लगी हो सीने में, वो आग लगी होनी बहुत जरूरी है। जब तक वो अंदर नहीं होगी, विद्यार्थी मेहनत नहीं कर सकता। वो अंदर एक होना चाहिए। वो वजह क्या होगी सिलेक्शन करवाने की? हर जीवन में सबकी अलग अलग होती है। किसी के लिए बेरोजगारी होता है, किसी के लिए मन में प्रण होता है कि मुझे साबित करके दिखाना है, किसी का कोई कारण होता है, किसी का कोई कारण होता है। वजह आप ढूंढो कि वजह आपकी क्या है सिलेक्शन करवाने की, वहीं से आपका जुनून पैदा होगा। इसके बाद में सही मार्गदर्शन ये बहुत जरूरी है, वरना इसके बिना समुद्र में नाव वो भटकाव की तरह है कि वो किधर जा रही है किसी को पता नहीं है। केवल चलने से नहीं होता कि नाव तो चल रही है ना, ऐसे तो चलते रहो पूरा जीवन नाव भटकती रहेगी वो। लेकिन सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। सही दिशा हो तो मंजिल आपकी, आधी मंजिल तो आपने वैसे ही तय कर ली। इसके बाद में स्व अध्ययन, इसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ये सब चीजों का मिश्रण होता है। ये ऑनलाइन वीडियो आप देखते हो, खुद के नोट्स बनाते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, बुक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हो, ये सब चीजों का मिश्रण है। ये कोई एक चीज से नहीं होता है, सबकी आवश्यकता होती है। किसी को इग्नोर नहीं कर सकते आप कि नहीं ये चीज बेकार होती है। सबका अपना है। खाना बनता है तो खाने में, सब्जी में सब मसाले काम आते हैं, तब जाकर के वो सब्जी अच्छी बनती है। सिर्फ मिर्चों से सब्जी नहीं बनती, सिर्फ हल्दी से सब्जी नहीं बनती, सब कुछ चाहिए उसमें। इसके अलावा सहायक सामग्री, सहायक सामग्री के रूप में मैं आपको बता चुका हूं। आप जैसे ऑनलाइन वीडियोस हैं, मैटर है, कंटेंट है, जहां से भी आपको अच्छा कुछ मिल रहा हो वो रहें। और दूसरी बात, सबसे लास्ट बात, एक्टिव रहें। कई विद्यार्थी क्या है, सो ही जाते हैं। वो जैसे आपको बताया था ना, वो भैंस कई बार जब खेतों से शाम को घर जाने से पहले एक बार जो है वो पानी में जाती है वो, और कई बार कई देर तक वो लेटी रहती है वहां पे आराम से ठंडे पानी में। तो आपको वैसे नहीं करना है कि भैंस तो पानी में गई है। अब कई विद्यार्थी एक्टिव नहीं होते। अब जैसे मान लो मैंने किसी चीज में कोई चीज उनको बता दी, कोई वीडियो बना दिया, अब कंटिन्यू वो चीज कई बार बता दी, वो 20-25 दिन बाद कहीं से लौट के आते हैं, सर इसका क्या होगा? तो तुमने देखा ही नहीं, तुम कहां कहां चले गए थे बीच में? तो तुम्हारा जो ये खत्म हो गया था, वीजा वीजा खत्म हो गया था बीच में। विद्यार्थी को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मुर्गा कैसे एक्टिव रहता है? वैसे सुबह 4 बजे अगर मुर्गे को बांग देनी है तो देता ही है वो। तो विद्यार्थी का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि उसको एक्टिव रहना चाहिए। आलस्य या प्रमाद, इस तरह की चीजों में जो इस तरह से विद्यार्थी भरा रहता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। फुर्तीला होना चाहिए, एकदम एक्टिव। क्या सीखना है, क्या चल रहा है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, एक्टिव रहना चाहिए बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आशा है आपको निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों 4-5 महीने की मेहनत है, दम लगा के, जितना दम है सारा लगा दो। और वही बात फिर से कह रहा हूं, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे तैयारी करोगे तो जीवन में रीट के लिए कभी दोबारा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भविष्य में इससे ज्यादा की ही तैयारी करोगे, क्योंकि रीट में एक बार के अंदर ही सिलेक्शन है हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।